हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने बात की थी गुलाम वंश की। तो आज गुलाम वंश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। इसमें जो प्रथम शासक आया कुतुबुद्दीन ऐबक, किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, कितनी इमारतें बनवाई, कितने महल बनवाए, सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं गुलाम वंश लिखा हुआ है। गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर के 1290 तक है, अर्थात ये 84 सालों तक रहा। कितने सालों तक? 84 सालों तक। तो पहला प्रश्न जो हमारा बनता है कि गुलाम वंश कितने सालों तक रहा, आप क्या आंसर करेंगे? 84 साल तक। कितने साल तक रहा? 84 साल तक। अगर आप बात करें गुलाम वंश की स्थापना की, अगर इसके स्थापना की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था गौरी का गुलाम, और गौरी का दामाद भी था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आया, उसने भारत के क्षेत्रों को जीता, तो वापस जाते समय उन क्षेत्रों को 3 लोगों में बांट दिया। उसी में से एक व्यक्ति था, ये मोहम्मद गौरी का दामाद भी हुआ करता था, उसका गुलाम भी था। इसको मिर्जा अजीज़ कोका से ख़रीदा था मोहम्मद गौरी ने, और इसी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसने जिस वंश की स्थापना की उस वंश को हम लोग गुलाम वंश कहते हैं। और इसने 1206 में गौरी के बाद स्थापना की गुलाम वंश की। 1206 से लेकर के 1210 तक इसने शासन किया। तो ये गौरी का दामाद था और गौरी का गुलाम था। तो सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बात करेंगे। गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कब तक था? 1206 से लेकर के 1210 तक था। इसने सिर्फ 4 साल शासन किया। 4 साल में गुलाम वंश को इस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की। लेकिन इसकी जो वास्तविक में जो स्थापना थी, इसको जो दृढ़ता प्रदान की, वो किसने की? वो इल्तुतमिश ने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले तो यही कहेंगे संस्थापक था ये, संस्थापक गुलाम वंश का। दूसरी बात इसने क्या की? दूसरा काम जो इसने किया, राजधानी को कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। राजधानी को कहाँ इसने किया? लाहौर किया। मोहम्मद गौरी जब भारत में आया, भारत के क्षेत्रों को जीतने के बाद उसने दिल्ली को केंद्र में रख करके शासन करना प्रारंभ किया था। लेकिन जब वो वापस चला गया, उसने अपना क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को केंद्र में रखा, और लाहौर को केंद्र में रखते हुए पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। इसीलिए इसने राजधानी को कहाँ बना लिया? लाहौर बना लिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ अन्य नाम भी पड़े। जैसे जब ये राजा बना, जब ये शासक बना 1206 में, तो इसने क्या किया? लाहौर की जो जनता थी उसमें लाखों रुपए बंटवा दिए। इसने क्या किया? लाखों रुपए बंटवा दिए, और लाखों रुपए बांटने के कारण इसको जनता ने एक उपाधि दी, अर्थात इसे लाख बख्श कहा। क्या कहा? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इसने लाखों रुपए दान किए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। इसके अन्य नाम की बात करेंगे आप, तो अन्य नाम में ही क्या आएगा? लाख बख्श आएगा। लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श भी इसे कहा जाता है। इसे ही पील बख्श कहा जाता है। पील मतलब हाथी होती है, और हाथियों का दान करने वाला। आप कह सकते हैं पील बख्श का मतलब क्या होगा? हाथियों का दान करने वाला।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है। पील बख्श के अलावा इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय के अलावा इसका एक अन्य नाम भी है, वो नाम है कुरान खां। क्या नाम है, कुरान खां। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि कुरान खां किसका नाम था, तो आप क्या आंसर करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर प्रश्न आ जा रहा है कि पील बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये रहे इसके अन्य नाम। अन्य नाम के अलावा इसने शासन तो किया 4 सालों तक, लेकिन 4 सालों तक शासन करने के बाद में अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा और ना ही खुतबा पढ़वाया। आप अगर बात करेंगे गुलाम वंश की बात करेंगे या दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, तो इसमें जितने भी शासक आए उन्हें गुलाम कहा जाता है। गुलाम वंश में जितने शासक आए वो क्या कहलाते हैं, वो सारे गुलाम वंश के शासक होते हैं और सुल्तान कहलाते हैं। अगर आप बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सुल्तान ये अपने आप को कहता था। इसने 2 उपाधियां धारण की। पहली उपाधि थी, अगर आप इसके टाइटल्स की बात करेंगे, उपाधि की बात करेंगे, अगर आप इसके उपाधि की बात करेंगे तो इसने 2 उपाधियां धारण की। पहली उपाधि थी सिपा सालार और दूसरी मलिक। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहलवाया, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने 2 उपाधियां धारण की। पहली उपाधि थी मलिक की और दूसरी उपाधि थी सिपा सालार की। अर्थात इसने मलिक और सिपा सालार की उपाधि धारण की। और 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाहौर में पोलो एक गेम होता है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ये घोड़े पर बैठकर लाहौर में एक गेम खेल रहा था पोलो, और घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि घोड़े से गिर करके शासक की मृत्यु हुई, तो आप क्या आंसर करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग इतनी चीज़ें नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ क्या हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में जो अन्य जानकारियाँ, जैसे मैं बात करूँ इसके गुरु की, अगर आप इसके गुरु की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी, आपने नाम सुना होगा। बख्तियार खिलजी ये इसके गुरु थे। और ये जो बख्तियार खिलजी थे ये शिष्य थे, ये शिष्य हुआ करते थे मुइनुद्दीन चिश्ती के। किसके? मुइनुद्दीन चिश्ती। अब ये मुइनुद्दीन चिश्ती कौन था? भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। अब आपके दिमाग पे प्रश्न आ रहा होगा सूफीवाद क्या था। आप देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में 2 प्रकार के मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी, और इन दोनों के बीच मतभेद को कम करने के लिए एक मध्य, इन दोनों के मध्य की अवधारणा आई जिसे हम लोग सूफीवाद कहते हैं। तो सूफीवाद के प्रवर्तक भारत में कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं के एक शिष्य थे बख्तियार खिलजी, या इन्हें बख्तियार काकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बख्तियार काकी।
और ये जो बख्तियार काकी थे ये गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर टर्म की बात करें, इसकी मृत्यु होती है 1210 में, और 1210 में इसकी मृत्यु हुई तो इसका जो मकबरा है टर्म ऑफ द ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई, इसको वहीं दफनाया गया और इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। इसके अलावा इसने कुछ इमारतें बनवाई, उन इमारतों की हम लोग बात करेंगे। जैसे इसकी मैं बात करूं तो इसने क्या बनवाया, इसने उत्तर भारत में एक मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद क्या थी? ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। इससे पहले भारत में मस्जिद नहीं थी मस्जिद। केरल में एक मस्जिद हुआ करती थी, उस मस्जिद का नाम था चेरा मंजुमा, ठीक है, वो भारत की प्रथम मस्जिद थी। इसके अलावा उत्तर भारत में कोई भी मस्जिद नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया और उस मस्जिद का क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद थी, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद थी। ये इसके द्वारा बनवाई गई इमारत थी जो उत्तर भारत में बनी। आप ये चीज़ें नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर आगे मैं बात करूं तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसके अलावा कुतुब मीनार की आप बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो इसको किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। इसके अलावा मैं बात करूं कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने ही करवाया। इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर है, ठीक है। बाद में इसमें परिवर्तन भी किया गया क्योंकि इसके ऊपर की जो इमारत थी वो टूट गई और फिर बाद में उसे दोबारा बनवाया गया। अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में अगर आप बात करें तो इसका जो निर्माण था, निर्माण कार्य स्टार्ट किसने करवाया? ऐबक ने करवाया। लेकिन पूर्ण किसने करवाया? कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। जो कुतुब मीनार थी इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया ऐबक ने और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो ये कुछ इमारतें थीं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा गद्दी पर बैठता है और इसका जो बेटा गद्दी पर बैठता है उसका नाम रहता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? आराम शाह। वो 1210 से लेकर के 1211 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1210 से लेकर के 1211 तक, 1 साल भी नहीं बीतते हैं, 8-9 महीने तक ये रहता है। इसके बाद इल्तुतमिश और इसके बीच जूड़ का युद्ध होता है। जूड़ के युद्ध में इसकी पराजय होती है और गद्दी पर कौन बैठ जाता है? इल्तुतमिश बैठ जाता है। आराम शाह की अगर आप बात करें तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इनका बेटा जो आराम शाह था ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और इनका गुलाम भी था, वो कहता है कि इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की जो कि गुलाम था गौरी का, और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है तो उसके बाद में जो गद्दी पर अधिकार है, गद्दी पर जो बैठेगा वो कोई गुलाम ही बैठेगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मैं हूँ तो इसलिए गद्दी पर अधिकार मेरा होता है। और यही कहते हुए इसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह किया तो आराम शाह और इसके बीच 1211 में जूड़ का युद्ध हुआ। जूड़ का युद्ध हुआ दो लोगों के बीच। पहला कौन था? इल्तुतमिश और दूसरा आराम शाह। इस युद्ध में आराम शाह की हार होती है, इल्तुतमिश जीतता है और जीतने के बाद में दिल्ली सल्तनत का
जो अगला शासक बनता है वो इल्तुतमिश बनता है। तो आराम शाह के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और 1 साल के लिए गद्दी पर बैठा, इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे मैं बात करूं तो आगे आएगा इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश। ये रहेगा 1211 से लेकर के 1236 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1211 से लेकर के 1236 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन गुलाम वंश को दृढ़ता प्रदान करने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, और इसीलिए गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि गुलाम वंश की स्थापना किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसके बारे में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, जैसे उसको किस नामों से जाना जाता है, इसके साथ ही उसने किन इमारतों का निर्माण करवाया, उसके बाद उसका बेटा शासक बना और उसके बेटे के बाद इल्तुतमिश आ जाता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे और आज के बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। तो कल हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की, उसने किस प्रकार गुलाम वंश को महत्वपूर्ण बनाया, मजबूत बनाया और दृढ़ता प्रदान की। साथ ही एक बात मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, इसने 2 उपाधियाँ धारण की, मलिक और सिपा सालार। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि गुलाम वंश का ऐसा शासक कौन सा था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो आप क्या आंसर करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके अलावा जितने भी शासक आएंगे सारे शासक सुल्तान कहलाएंगे, और पहला जो शासक होगा वो इल्तुतमिश होगा, जिसको खलीफा से ये प्राप्त हो जाएगा, सुल्तान का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप सुल्तान हैं। जय हिंद।